नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं दलहन उत्पादन की। केंद्र सरकार ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए खरीफ 2021 सत्र की रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत सभी उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करना शामिल है। ये बीज एक से अधिक फसल और एकल फसल के माध्यम से बुआई का रकबा बढ़ाने वाले क्षेत्र में निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। किसानों के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और प्रशिक्षण के लिए कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान यानी अटारीज, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कृषि विज्ञान केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा। दलहन के संदर्भ में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। भारत में वैश्विक उत्पादन का 25% उत्पादित किया जाता है और विश्व उपभोग का 27% उपभोग किया जाता है तथा विश्व आयात का 14% आयात किया जाता है। दालें मृदा को उर्वर बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं और ये जलवायु परिवर्तन शमन में भी योगदान करती हैं। दालें फलीदार पादप कुल की सदस्य हैं। इनमें विटामिन, खनिज, रेशे और आहार प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में दलहन को एक अवशिष्ट फसल माना जाता है। इन्हें सीमांत या निम्न उपजाऊ भूमि में वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है, जिसमें कीट और पोषक तत्व प्रबंधन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं लाल चना, अरहर, तुअर, काबुली चना या चना, काला चना, उड़द की दाल, हरा चना और मसूर। और गौण दालों में राजमा, अन्य फलियां, लोबिया, कुल्थी, मोठ, खेसारी दाल आदि शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं दलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 तक के लिए एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम ऑयल एवं मक्का योजना यानी आइसोपोम, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन यानी NFSM पल्सेस, ये आइसोपोम में शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना के घटकों में से ये एक है। राष्ट्रीय खाद्य मिशन दलहन के तहत दलहन विकास के लिए त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम, विविधता प्रतिस्थापन और बीज प्रतिस्थापन बढ़ाने के लिए किसानों को दलहन बीज हब, ब्रीडर बीज उत्पादन केंद्रों की संरचना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना शामिल है। अगली खबर संघ लोक सेवा आयोग से। यूपीएससी ने संभावित डीजीपी के लिए सरकार की सूची लौटा दी और इसमें 2 नाम और जोड़ने को कहा है। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार की अनुशंसाओं को वापस कर दिया है और इस सूची में 2 और नाम जोड़ने के लिए कहा है। साथ ही यूपीएससी ने अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी लंबित जाँच पड़ताल के विवरण के साथ सभी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR की भी मांग की है। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देशों के माध्यम से यूपीएससी से पूर्व परामर्श किए बिना डीजीपी नियुक्त करने से रोक दिया था। संबंधित राज्य सरकारों को यूपीएससी को सेवारत डीजीपी के सेवानिवृत्त होने से 3 महीने पहले संभावित नाम भेजने होंगे। यूपीएससी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर डीजीपी बनने के लिए उपयुक्त 3 अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगा, जिन्हें डीजीपी पद के लिए उपयुक्त माना जाएगा। राज्य यूपीएससी द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध व्यक्तियों में से एक को तुरंत नियुक्त करेगा। इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को पक्षपात और भाई भतीजावाद से संरक्षण प्रदान करके राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना है। ये वर्ष 2006 के निर्णय को भी आधार बनाता है। आपको बता दें कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद 2006 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य पुलिस बल में सुधार के लिए 7 प्रमुख दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। उनमें से कुछ हैं: नीति निर्माण के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल शेष रहने की योग्यता के आधार पर डीजीपी की नियुक्ति, पुलिस के कानून और व्यवस्था बनाए रखने और जांच संबंधी कार्यों को अलग करना। अगली खबर राजकोषीय नीति से संबंधित है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड के प्रति भारत की राजकोषीय प्रतिक्रिया अनुदारवादी है और इसे व्यापक प्रोत्साहन की जरूरत है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्य, आय, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर दूसरी लहर का प्रभाव पहले की तुलना में काफी व्यापक हो सकता है।
वर्तमान में कार्रवाई करने में विफलता की वजह से अल्पकालिक कठिनाई जारी रहेंगी और दीर्घकालिक प्रभाव और बढ़ जाएंगे। इससे कल्याणकारी लाभों के वर्षों में कमी और निर्धनता में वृद्धि के साथ साथ बचत और उत्पादक संसाधनों के नुकसान से निर्धनता जाल की स्थिति बन सकती है। इस रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे संकट से निपटने के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज जारी किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मुफ्त राशन का विस्तार कम से कम वर्ष 2021 के अंत तक किया जाए। 3 महीने के लिए 5,000 रुपए का नकद अंतरण किया जा सकता है ताकि सुभेद्य परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जा सके। मनरेगा कार्य दिवसों का विस्तार 150 दिनों तक किया जा सकता है और संशोधित कार्यक्रम में मजदूरी में वृद्धि की जाए। इसके अलावा सर्वाधिक प्रभावित जिलों में एक प्रायोगिक शहरी रोजगार कार्यक्रम आरंभ किया जाए और वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रीय अंशदान को कम से कम 500 रुपए तक बढ़ाया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 6 महीने के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का कोविड कठिनाई भत्ता प्रदान किया जाए। अगली खबर WHO से संबंधित है। WHO ने विभिन्न खाद्य श्रेणियों के लिए वैश्विक सोडियम मानदंड जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न खाद्य श्रेणियों के लिए खाद्य पदार्थों में सोडियम के स्तर के लिए वैश्विक मानदंड जारी किए हैं। WHO ने नमक या सोडियम का दैनिक सेवन 5 ग्राम करने की संस्तुति की है, लेकिन विश्व भर में अधिकतर लोग इससे दोगुनी मात्रा से अधिक का उपभोग करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम सामान्य कोशिकीय चयापचय और स्वास्थ्य प्लाज्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। ये प्राकृतिक रूप से मांस और डेयरी जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है। हालांकि ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जैसे कि स्नैक्स, ब्रेड, चटनी या अचार आदि में। भोजन में ज्यादा सोडियम के सेवन से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। ये अनुमान लगाया गया है कि यदि नमक की खपत को अनुशंसित स्तर तक घटा दिया जाए तो वैश्विक स्तर पर 2.5 मिलियन मृत्युओं को रोका जा सकता है। उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए आहार संबंधी दृष्टिकोण को डैश के नाम से जाना जाता है, यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने या नियंत्रित करने के लिए संतुलित भोजन करने की एक योजना है। डैश आहार उन खाद्य पदार्थों पर बल देता है जिनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से समृद्ध होते हैं। ये पोषक तत्व रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। आइए अब बात करते हैं दिव्यांग जनों के कल्याण से संबंधित। UDID पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता का ऑनलाइन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सभी राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए ऑनलाइन मोड में UDID यानी यूनिक डिसेबिलिटी ID पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये दिव्यांगता के प्रमाणन के पूर्ण डिजिटलीकरण को सुनिश्चित कर अखिल भारतीय वैधता के माध्यम से सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग जनों के लिए इंचियोन रणनीति के अनुरूप है। दिव्यांग जनों के लिए अन्य सरकारी पहलों की बात करें तो इमारतों और अन्य अवसंरचना को दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए सुगम्य भारत अभियान आरंभ किया गया है। इसके अलावा सहायक तंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए सहायक यंत्रों या उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए दिव्यांग जनों को सहायता योजना ADIP प्रारंभ की गई है। दिव्यांग जनों के लिए ऑनलाइन पुस्तकालय, जिसे सुगम्य पुस्तकालय कहा जाता है, इसकी भी शुरुआत की गई है। उच्च शिक्षा में दिव्यांग जनों को आरक्षण प्रदान किया जाता है और सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग जनों के हितों के लिए भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें शामिल है दिव्यांग जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCRPD, एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग जनों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा, एक समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकारों पर आधारित समाज की दिशा में कार्यरत बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। डोर स्टेप बैंकिंग। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग सेवाओं को अपने ग्राहकों के द्वार तक ले जाने के प्रयास में एक नई कंपनी के निर्माण के लिए एक साथ आए हैं। नई कंपनी ग्राहकों को उनके घरों पर ही प्रत्यक्ष वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक सामान्य मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के तहत बैंकिंग संपर्कियों को जोड़ेगी। वर्तमान में प्रदान की जा रही एकमात्र वित्तीय सेवा नकद निकासी की सुविधा है। गैर वित्तीय सेवाएं जैसे कि चेक पिकअप, खाता विवरण आदि भी प्रदान की जाएंगी।
लंपी स्किन डिजीज LSD पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो मवेशी और भैंस को प्रभावित करता है। ये मच्छरों, घरेलू मक्खियों और जूं द्वारा रक्त संचरण के माध्यम से फैलता है। मनुष्यों को LSD से संक्रमित होने का खतरा नहीं है। इस रोग के कई प्रभाव हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन में कमी, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होता है। वर्तमान में इस रोग का कोई उपचार नहीं है, इसलिए प्रसार को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण द्वारा रोकथाम ही एकमात्र प्रभावी साधन है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE ने इसे एक अधिसूचित रोग घोषित किया है। मिलीसेकंड पल्सर्स। खगोलविदों के एक समूह ने तारों के घने समुच्चय के भीतर स्थित 8 मिलीसेकंड पल्सर्स की खोज की है। तारों के इस समूह को ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स की संज्ञा प्रदान की गई है। मिलीसेकंड पल्सर्स वर्तमान में ज्ञात सबसे तेजी से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन स्टार हैं। हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी HRCT कई प्रकार की फुफ्फुसीय विकृतियों की छवि के लिए एक व्यापक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। हेलिकुल यानी कुंडल CT की तुलना में HRCT फेफड़े के पेरेन्काइमा की महीन स्लाइस छवियों को लेने के लिए एक संकीर्ण बीम का उपयोग करता है। ये नवाचार फेफड़े के वायु कोष्ठिका, वायुमार्ग, इंटरस्टिशियम और फुफ्फुसीय वाहिका की अत्यंत उच्च गुणवत्ता छवियों यानी हाई डेफिनेशन इमेजेस का सृजन करता है। निश्वासन यानी एक्सपायरेशन चित्र फेफड़ों के रोगों से ग्रसित रोगियों में फेफड़ों में हवा भरने जैसी समस्याओं की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु के अनामलाई क्षेत्र में अलग करके बनाया गया है। ये पश्चिमी घाट के दक्षिण में पलक्कड़ दर्रे के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये रिजर्व पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। अनामलाई में 6 अलग अलग देशज समुदायों का निवास स्थल है। इनमें शामिल है मलाई मालासार, काडर मालासार, मधुवन, पल्लयर और एरवल्लर। आइए अब जानते हैं सुर्खियों में रहे जीव जंतुओं के बारे में। सफेद कर्ण सीपी, व्हाइट एबलोन, ये अनोखे समुद्री घोंघे हैं। इनका मांस स्वादिष्ट होता है और चमकते खोल को मोती की माता का नाम दिया गया है। इनके विलुप्त होने का खतरा है। ऐतिहासिक रूप से ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। हुलूक गिबन, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में ये उल्लेख किया गया है कि भारत में केवल पश्चिमी हुलूक गिब्बन पाए जाते हैं। एक अन्य प्रजाति जिसे पूर्वी हुलूक गिब्बन के रूप में जाना जाता है, ये भारत में मौजूद नहीं है। हुलूक गिब्बन्स छोटे कपी होते हैं और भारत में मौजूद एकमात्र कपी हैं। ये अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाते हैं। IUCN की रेड सूची में इन्हें एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। दहला डैम, ये कंधार प्रांत अफगानिस्तान के लिए सिंचाई का प्राथमिक स्रोत है। ये 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया था। हाल ही में तालिबान ने दहला बांध पर कब्जा कर लिया है। अटापका पक्षी अभयारण्य, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा पश्चिम गोदावरी सीमाओं पर कोलेरू झील में स्थित है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।